3 सिम्टम्स ऐसे क्या हैं जिनको आपको कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जिसमें से पहला सिम्टम जो मैंने बताया कि यदि आप सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, आपके साथी भी करते हैं और आपको लगता है कि आपके साथी जो है एक 4 सर्किल लगाते हैं आपके ग्राउंड का, आपको 2 सर्किल में बैठना पड़ रहा है और ये शुरू हो रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुझे बैठना पड़ता है, सीने में भारीपन आ रहा है या फिर मेरे को थकान आ रही है। तो अगर ये ऐसी थकान, सुबह कोई इस बात को नहीं बोल सकता कि मैं दिन भर काम करके थक गया हूं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक आप सुबह करते हो, तो ये थकान से एक्सप्लेन नहीं होता। तो वी शुड हैव एनी सिम्टम दैट इज इंक्रीज ऑन द फिजिकल एक्टिविटी, वी शुड नॉट नेग्लेक्ट। Hello everyone, welcome in the another episode of Doc Talk powered by Collect Care. And today also we have with us a very special guest, Dr. Gautam Swarup sir. Sir is a highly respected interventional cardiologist with nearly a decade of experience in the advanced cardiac care, currently serving as the Director of Cardiac Sciences at Tender Palm Super Specialty Hospital, Lucknow. Sir is MBBS, MD, DM, and also holds some key position in the premier institutions like Apollo Medics and Sahara Hospitals. So, sir, welcome on the show, sir. I'm happy to host you here, sir. It's all my pleasure to share the thoughts with you. सर, शुरुआत करते हैं उन सब चीजों से, लाइक आजकल लोग कॉमन चीजों को हार्ट की प्रॉब्लम्स की तरह देखने लग गए हैं, राइट? तो सुबह कुछ ज्यादा खा लेना और शाम को फिर वो ब्लोटिंग और उन सबको वो एक हार्ट से जुड़ी हुई बीमारी समझने लगते हैं, सर। तो आप किस तरह से देखते हैं सर इस होल सिचुएशन को? सी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंडियंस जो है, जो अगर हम उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को देखें तो प्रॉब्लम है कि हम में से हर व्यक्ति अपने हेल्थ को एक सेकेंडरी इश्यूज की तरह ट्रीट करता है और अपने काम को प्राइमरी इश्यूज की तरह ट्रीट करता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरा सबसे बड़ा मैसेज ये है कि वो कोई भी दिक्कत है, वो हार्ट से रिलेटेड हो ना हो, लेकिन हेल्थ जो है एक ऐसी चीज है, वी शुड गिव प्रायोरिटी टू आवर हेल्थ। तो उसी लिंक को मैं अगर आगे बढ़ाता हूं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हार्ट के सिम्टम्स को टाइमली पहचान नहीं पाते और उसको हम लोग अदर रीजंस के साथ को रिलेट करते हैं और वो प्रॉब्लम्स बढ़ते बढ़ते जो है वो कई बार एक इमरजेंसी के अंदर लैंड अप हो जाती है। तो इसमें मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरह मैं आपको इसको बताता हूँ कि बहुत से लोगों को अगर बोलो कि चलने में आपको क्या होता है, तो कहते डॉक्टर साहब चलने में तो दर्द तो बिल्कुल नहीं होता, बस थोड़ा सा भारीपन होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दर्द और भारीपन इट इज द सेम थिंग। दर्द एक थोड़ी ज्यादा फीलिंग है जिसको हम दर्द बोल सकते हैं, भारीपन एक छोटी फीलिंग है, परंतु ये फीलिंग है। और वो कब होती है? जब कोई व्यक्ति ये बोले कि डॉक्टर साहब चलते चलते मुझे लगता है मेरे को सीने में भारीपन सा हो रहा है, तो ये दर्द तो उनके हिसाब से ये दर्द नहीं है। परंतु कोई भी ऐसी चीज, कोई जरूरी नहीं है हृदय में कि वो दर्द के साथ ही आए। आपको ये समझना होगा कि हृदय में दर्द का आना सिर्फ उसका एक सिम्टम है, पूरा सिम्टम नहीं है। ऐसे ही कई लोग ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब चलते हैं तो गले में जलन होने लगती है, मैं पानी पी लेता हूँ या मेरे को गला सूखने लगता है, थोड़ी देर के बाद मुझे खड़ा होना पड़ता है, फिर मैं रिलैक्स होता हूँ। बहुत से लोगों का ऐसा कहना होता है कि डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ मेरे को पेट में भी दर्द हो जाता है, स्पेशली फीमेल्स ऐसा बोलती हैं। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे को वॉमिटिंग की फीलिंग आ जाती है, मुझे नौजिया होता है। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे को हेडेक होने लगता है। परंतु ये सारे सिम्टम यदि आपको चलने फिरने पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, बैठने पे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उसको वैल्यू ना दें चलेगा। लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो दर्द के अलावा जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये अगर चलने पे स्टार्ट हो जाए, कोई भारी काम करने पे स्टार्ट हो जाए, सीढ़ियां चढ़ने पे स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब कि जब आपने अपने शरीर की डिमांड को बढ़ाया, हार्ट ने उस हिसाब से, उस अमाउंट से उस ब्लड को नहीं दिया, और नहीं देने के बहुत से सिम्टम है जो हार्ट शो करता है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनके डायबिटीज की हिस्ट्री बहुत पुरानी हो जाती है,
उनके अंदर जो पेन सेंसेशंस हैं वो ब्लंट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पेन सेंसेशंस में ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है, तो उनको हार्ट में कभी भी चेस्ट पेन की फीलिंग नहीं होती। उन लोगों का ऐसा कहना होता है कि जब भी मैं चलता हूं तो मेरी सांस फूलने लगती है। अब सांस फूलने को दोनों तरीके से देख सकते हैं। कोई ये भी बोल सकता है कि मेरे लंग्स में प्रॉब्लम हो गई, कोई ये भी बोल सकता है कि भाई मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम है, तब भी सांस फूल सकती है। परंतु यदि कोई व्यक्ति बोले कि मेरे 60 साल की एज का सेम आदमी मेरे साथ वॉक करता है, वो 500 मीटर वॉक कर लेता है, उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं 100 मीटर वॉक करता हूं, मेरी सांस फूलने लगती है। मौसम ठीक है, मुझे कोई सर्दी जुकाम नहीं है, मुझे कोई खांसी नहीं आ रही, मेरे को बुखार नहीं है, तो अगर आपकी सांस फूल रही है, आप शुगर के मरीज हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हार्ट की बीमारी से रिलेटेड है। तो ये ऐसे सारे सिम्टम्स जो चलने फिरने पे आपको शुरू हो जाए और रेस्ट करने पे आपको आराम मिलने लगे। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वो सीने में दर्द के साथ हो, परंतु जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ये सब हार्ट से रिलेटेड हो सकता है। बिल्कुल सर। और कई बार लोग इसको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट समझने लगते हैं कि मैं आज शायद मैंने ज्यादा काम किया होगा तो इसलिए मुझे थकान महसूस हो रही होगी, या फिर मैंने कुछ बाहर का खा लिया इसलिए मुझे शायद वो गैस की दिक्कत हो सकती है। बट ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स हैं कब एक बड़ा रूप ले लें उनको भी नहीं पता होता सर। तो सर आपको क्या लगता है कि ये बदलती हुई लाइफस्टाइल को देखते हुए, राइट, ऐसे कौन से टॉप 3 सिम्टम्स है जिनको देखकर तो लोगों को समझ ही जाना चाहिए कि अब मुझे एक कंसल्टेंट की जरूरत है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने का, कि हम सारे लोगों में फिजिकल एक्टिविटी करने के प्रति जागरूकता बहुत कम होती जा रही है। विकास के इतने संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, सब लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, सीढ़ियां केवल ट्रायज के लिए लगी हैं, हमारा प्राइमरी यूजेज सिर्फ लिफ्ट के थ्रू होता है, हम पैदल चलते नहीं क्योंकि हमें गाड़ियां रखनी होती हैं, हमारे यहाँ साइकिलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि जब हम लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हमारी सिम्टम्स जो है वो हमें समय से पता नहीं चल सकते। और कार्डियक प्रॉब्लम कोई भी हो, यदि आप फिजिकली एक्टिव नहीं है तो आप समय पूर्वक नहीं बता सकते कि आपको प्रॉब्लम कब शुरू हो गई। इसलिए कहते हैं आप कुछ भी मत करो, लेकिन सुबह उठ के 30 मिनट 45 मिनट्स एक जो है वो मॉडरेट इंटेंसिटी का वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि मेरा हार्ट मेरे बॉडी के डिमांड को कितना फुलफिल कर रहा है। तो अब रही बात कि आपने जो मुझसे पूछा कि सिम्टम्स क्या हैं, 3 सिम्टम्स ऐसे क्या हैं जिनको आपको कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जिसमें से पहला सिम्टम जो मैंने बताया कि यदि आप सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, आपके साथी भी करते हैं, और आपको लगता है कि आपके साथी जो है एक 4 सर्किल लगाते हैं आपके ग्राउंड का, आपको 2 सर्किल में बैठना पड़ रहा है, और ये शुरू हो रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुझे बैठना पड़ता है, सीने में भारीपन आ रहा है, या फिर मेरे को थकान आ रही है। तो अगर ये ऐसी थकान, सुबह कोई इस बात को नहीं बोल सकता कि मैं दिन भर काम करके थक गया हूं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक आप सुबह करते हो, नहीं। तो ये थकान से एक्सप्लेन नहीं होता। तो वी शुड हैव एनी सिम्टम दैट इज इंक्रीज ऑन द फिजिकल एक्टिविटी, वी शुड नॉट नेग्लेक्ट। नंबर 1। नंबर 2 होता है अचानक आने वाला सिम्टम। यदि अचानक आप बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, आपके पुरानी हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हैं, या फिर आप नहीं भी हैं, तो आप शुगर के मरीज हैं, आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रहता है, आप दवा भी खाते हैं। यदि अचानक आपको स्वेटिंग होने लगे, अचानक आपको सीने में दर्द होने लगे जो हाथ में रेडिएट करे, हाथ की तरफ जाए, और आपको ऐसा लगे कि मैं थोड़ा सा डिजी हो रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है, ये सारे सिम्टम्स अगर अचानक प्रोड्यूस हो जाए तो उनको कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर को, जिसको आप फेथ करते हो, जिसको आपके पास में है, वहां जाके उसको कंसल्ट जरूर करना चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जो मैंने पहले बताया, अभी फिर बता रहा हूं, कि ऐसे मरीज जिनकी सांस फूलने लगे, जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह ठीक थे, शाम को अचानक उन्हें लगा कि मेरी सांस फूल रही है। अचानक सांस फूलने की परेशानी हमेशा एक मेजर हार्ट अटैक का सिम्टम होती है। तो कभी ऐसा ना नेग्लेक्ट करें कि कोई बात नहीं है, मैं सुबह जाके दिखा लूंगा,
या फिर मैं देखता हूँ या मैंने घर पे कोई गैस की दवा खा ली, इस तरीके की कोई भी चीज आपको आगे आने वाले खतरे में डाल सकती है। तो अचानक सांस फूलना, अचानक सीने में दर्द होना, या फिर स्वेटिंग हो जाना, या फिर डेली अपने रूटीन में चलने फिरने में किसी भी प्रकार का चेस्ट हैवीनेस होना जो लगातार बढ़ रहा है, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी को लिमिट कर रहा है, ये सारी चीजों को यू शुड नॉट टेक एज अ ग्रांटेड, यू शुड नॉट एक्सप्लेन बाय द अदर मीन्स। और इसमें एक बार डॉक्टर को जाके दिखाना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो इंडिया का जो एक कल्चर बन चुका है, राइट, सो जो 1% टॉप 1% लोग हैं जो इकोनॉमिक स्टेबल है, उनका जो रेगुलर चेकअप है वो तो स्टेबल रहता है, बट जो इंडिया की वाइड ऑडियंस है, मिडिल क्लास से लेके और वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, राइट, वो उनका जो यूजुअल बिहेवियर होता है वो ये होता है कि किसी भी बीमारी को लेके और अपने आसपास जो भी फार्मासिस्ट है या फिर जनरल प्रैक्टिशनर है उसके पास में चले जाते हैं। इट्स नॉट दैट समथिंग कि जो नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बट वहां पे क्या होता है कि कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं, राइट, वही केटर कर सकते हैं, राइट। तो बहुत से मरीज जो ऐसे सिचुएशंस में होते हैं वो या तो अपने लोकल जनरल प्रैक्टिशनर के पास में चले जाते हैं या फिर फैमिली डॉक्टर के पास में चले जाते हैं, या इवन है जो इंडिया में एक पता नहीं कल्चर बन चुका है कि फार्मासिस्ट के पास में चले जाते हैं, राइट, एंड टेल देम कि खुद ही एक डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं कि ये एक बार दवाई दे दीजिएगा मेरे को, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, राइट। सो ऐसे आई थिंक आपको क्या लगते हैं ऐसे कौन से मामले हैं या ऐसे कौन से सिचुएशंस होती हैं जहां पे आपको लगता है कि ये इन जो लोग हैं, ये जो जनरल प्रैक्टिशनर है, फार्मासिस्ट हैं या फिर फैमिली डॉक्टर हैं, उनको तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट के पास में रेफर कर देना चाहिए? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम की शुरुआत यहाँ से होती है। Right. यू नो, अगर आप विदेशों का मेडिकल सिस्टम देखें तो विदेशों के मेडिकल सिस्टम में देर आर वेरी हार्ड रूल्स कि कोई भी पेशेंट ओवर द काउंटर ड्रग्स या केमिस्ट के पास जाके ऐसे अपने सिम्टम्स बता के दवाइयां नहीं ले सकता। इट इज अ वेरी हार्ड रूल। देर इज अ प्रॉपर वे टू प्रोसीड एनीथिंग। बट समहाउ इंडिया के अंदर इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इस तरीके के रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। और अपने देश में डॉक्टर जो एग्जैक्टली जो डॉक्टर ट्रीट करता है उसके पास जाने में ही एक बहुत सारे बैरियर्स हो जाते हैं। लोग पहले अपने अड़ोस पड़ोस में मेडिकल का ज्ञान लेते हैं कि अभी मेरे को क्या करना चाहिए, फिर पड़ोसी भी उनको कुछ बता देता है कि भाई आप ऐसा करो, ऐसा कर लो, अभी करो, ऐसा करो, सॉर्बिट्रेट खा लो, अभी ऐसा करो कि पेन किलर खा लो। तो सब लोगों के जो अपनी लिमिटेड नॉलेज है वो थॉट शेयरिंग में आती है। फिर नियर बाई केमिस्ट उस पिक्चर में आते हैं। फिर उसके बाद एक लोकल प्रैक्टिशनर उसके पिक्चर में आते हैं। मेरा इस कहानी को मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ, किसी फर्स्ट लाइन ऑफ कांटेक्ट हमेशा आपके पड़ोस का डॉक्टर होना चाहिए, आपके पड़ोस का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं, ये इट इज ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जनरल प्रैक्टिशनर्स, बिकॉज कि इट इज नॉट पॉसिबल इन द इंडिया कि सबको जो है यूनोनिमसली हर एरिया में कार्डियोलॉजिस्ट और सुपर स्पेशलिटी सर्विस को दिया जा सके। इसीलिए हम लोग टाइम टू टाइम जो है वो कार्डियोलॉजी जनरल प्रैक्टिशनर्स के साथ भी आउटरीच एरिया में जाके प्रोग्राम करते हैं। हम उनको समझाते हैं कि भाई आपको किन पेशेंट्स को राइटली पिक करना है, राइटली सिम्टम्स को उनको पहचानने हैं, उनको किन पेशेंट्स की मेडिकल इमरजेंसी है जिनको आपको रेफर करना है, किन पेशेंट्स को कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है आपको उसको रीअश्योर करना है, बिकॉज बोथ प्रॉब्लम्स आर देयर। कई बार लोग पैनिक होकर भी परेशान हो जाते हैं और कई बार वो प्रॉब्लम होते हुए भी नहीं जान पाते हैं। तो वी हैव टू एड्रेस द बोथ प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी अपने हॉस्पिटल के थ्रू बनाए हुए हैं जिसमें हम लोग ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम्स को कह सकते हो कि हम उनको टीच करते हैं कि भाई आप इसको वो करें। अब रही बात कि जो प्रैक्टिशनर्स के लिए मेरा मैसेज है, वो मैसेज यही है कि अपने पेशेंट्स की रिस्क फैक्टर एनालिसिस करना। सी, आपके पास पेशेंट्स आते हैं, एक पेशेंट आया जिसकी एज 60 ईयर्स के ऊपर है, उसको ब्लड प्रेशर भी है, उसको शुगर भी है,
उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़े हैं, ये आपके रिस्क में नंबर ऐड करते चले गए कि ये पेशेंट हमारा रिस्क कैटेगरी का पेशेंट है, अगर इसको भी कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको थोड़ा सा वैल्यू दे के देखूंगा। दूसरा पेशेंट जो एक 14 साल का व्यक्ति है, जो फिजिकली एक्टिव है, जिसको बीपी भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स में नेचुरली हार्ट की प्रॉब्लम आने की संभावनाएं कम है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स पहले से हैं, उन व्यक्तियों को फिजिशियंस को तवज्जो देनी चाहिए। अगर वो आपके पास सिम्टम्स लेके ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को ये बीमारी पहले से है, मुझे चलने में दिक्कत शुरू हो रही थी लेकिन आज रात में या आज शाम से मेरी दिक्कत बढ़ गई है, पहले मैं तो बिल्कुल सांस नहीं फूलती थी, अभी मेरे को अचानक से मुझे लग रहा है 2 दिन से मैं बहुत जल्दी जल्दी सांस फूलने लग रही है मेरे को, या फिर मेरे को अचानक मैं बेहोश हो गया थोड़ी देर, अभी मैं 1 घंटे पहले मैं बेहोश हो गया, या मेरी धड़कन अचानक बहुत तेज बढ़ गई। ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं। स्पेशली ऐसे पेशेंट्स जिनको पहले से ये रिस्क है, कार्डियक प्रॉब्लम के रिस्क हैं, उनको पेशेंट को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए और जनरल प्रैक्टिशनर्स को भी इनको सीरियसली लेना चाहिए। अब क्या चीजें हैं प्रैक्टिकली, जो जनरल फिजिशियंस हैं, जनरल फिजिशियंस में होता क्या है कि जनरल फिजिशियंस को मैं जो बोलता हूं कि भाई जो बेसिक यूटिलिटी है, बेसिक यूटिलिटी की चीजें हैं कि हर जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन होनी चाहिए, हर जनरल प्रैक्टिशनर के पास ईसीजी मशीन होनी चाहिए, और हर जनरल अगर बहुत थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिशनर है तो उसके पास एको की मशीन भी वो लगा सकते हैं। तो ये 2-3 ऐसी चीजें हैं जिससे हम 90% केसेस में पेशेंट के सिम्टम्स को ईसीजी के साथ, उनके ब्लड प्रेशर के चेंजेस के साथ पकड़ सकते हैं। तो ऐसे किसी पेशेंट को अगर कोई फिजिशियन कैटर करता है और उसको ऐसा लगता है कि ये दिक्कत है, तो उन पेशेंट्स को कभी फिजिशियन को ये नहीं बोलना चाहिए कि आप आज भी मेडिसिन लेके काम चला लीजिए और कल सुबह फिर देख लेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम the death, the complications, the problems arise just because of the false interpretation of the symptoms, either by the patient or by the doctors. So डॉक्टर को जो भी फर्स्ट लाइन ऑफ कांटेक्ट है उसको he has to be responsible for this thing. बिल्कुल सर, टोटली एग्री। और मैं आपके वो वाले पॉइंट से बहुत रिलेट कर पाता हूँ कि लोगों को एटलीस्ट वो जनरल प्रैक्टिशनर वाला जो पार्ट है वो तो कॉमन रहेगा ही, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट प्राइमरी केयर देने के लिए कि अगर सिचुएशन बहुत टिपिकल है तो शायद एक मेडिकेशन या फिर कुछ भी XYZ चीजें करके वो प्राइमरी केयर की तरफ कर पाए। बट एटलीस्ट एक नॉर्मल पर्सन लाइक अपने पड़ोसी और केमिस्ट और फार्मासिस्ट ऐसे कुछ स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं जहां से उनकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी पकड़ में आ सके और बेसिक स्टेज पे ही उसको सॉल्व किया जा सके, राइट। सो सर, इससे एक और क्वेश्चन आता है कि जो ज्यादातर इंडिया की जो अभी भी पॉपुलेशन है वो छोटे शहर या फिर टाउन्स में रहती हैं, राइट। तो उनको उनको पता है, राइट, कि ये मेडिकेशन लेनी है और ये सब वो अपना बेसिक रिसर्च कर चुके हैं, बट अभी भी जो कॉमन चीज है वो उनको नहीं पता है कि वो कौन कौन से बेसिक और शुरुआती टेस्ट हैं जो कि दिल की बीमारी को समय रहते डायग्नोस कर सकते हैं, राइट, ताकि जो इमरजेंसी जब वो बने उससे पहले ही डॉक्टर उन्हें केटर कर पाए। या फिर जैसे आपके पास भी जब वो रिपोर्ट आए तो सर हमने 1 महीने पहले ईसीजी करवाया था और ये रिपोर्ट निकली थी, राइट, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल निकला था, तो आपके लिए भी वो शायद वो इजी हो पाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ये बात है। एक्चुअली इसमें इशू क्या है कि जो बहुत आउटरीच एरिया की बात करें तो इट इज टू प्रॉब्लमेटिक टू डिस्कस, बिकॉज कि वहां पे तो ज्यादातर मैं ऐसा सोचता हूँ कि पेशेंट के सिम्टम्स और एटलीस्ट वहां पे एक ईसीजी फैसिलिटी होनी चाहिए डॉक्टर के पास, सो दैट कि अगर उसको ईसीजी में कोई चेंज नजर आता है तो वो रेफर कर सके उस सेंटर के लिए। बट जहां तक बात है कि कैसे इसको अर्लीस्ट पॉसिबल फेज में पकड़ा जाए, तो वही बात फिर से आ जाती है शुरुआत से कि आपके अंदर अगर रिस्क फैक्टर हैं, कोई भी व्यक्ति अगर जिसकी उम्र 40 साल 45 साल के ऊपर हो रही है, उसको इस बात को समझना पड़ेगा कि देखो, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया के अंदर बीमारी से अछूता नहीं है, क्योंकि एक बच्चा है और एक 45 साल का व्यक्ति है, वो भी सेम एटमॉस्फेयर में रह रहा है, वो भी पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रह रहा है, उसके भी फूड हैबिट्स खराब हैं, उसके भी वो भी पॉल्यूशन में रोज ट्रेवल कर रहा है,
उसकी भी फिजिकल एक्टिविटी मोर और लेस ऐसे ही है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लाइफ में जितने ऊपर जाते हो आपका मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। एक एक बात बस इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ, आपने मेरे से बात करी कि जो बहुत एलीट क्लास लोग हैं उन वो तो समझ जाते हैं अपनी प्रॉब्लम, ठीक है, यू इट इज बिट एग्री ऑन योर पॉइंट, बट द एलीट क्लास पब्लिक हैज मोर स्ट्रेस लेवल। डू यू नो दैट? यू विल एग्री विद मी कि उनको इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि अगर वो लाइफ में सारी भी फैसिलिटी को अवेल कर ले, वो बहुत अच्छा खाना खाएं, कार को कंट्रोल कर लें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लें, बट दे डू नॉट रिमूव देयर मेंटल स्ट्रेस। अगेन द मेंटल स्ट्रेस इज वेरी मच रिलेटेड टू द हार्ट डिजीज। एग्री सर। तो ये बस एक मैं पॉइंट ऐड करना चाह रहा था। लेट्स कम टू द योर क्वेश्चन कि जो लोगों को पहले एज ज्यादा हो रही है, 40-45 साल के चले गए हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि अब मेरे शरीर का वो टाइम आ गया है कि अब मुझे चीजें यहां से डिस्टर्ब हो सकती हैं। अब मेरे को ना इस टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा अपना, क्योंकि अब मेरा शरीर वो 15 साल का शरीर नहीं है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी झेल जाएगा, जो शुगर भी नहीं होने देगा, जो मेरा मेंटल स्ट्रेस भी वापस ले लेगा। ये नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। सो मैं ऐसा सोचता हूं कि 40 से 45 साल के बाद आपको अपने आप को एक शेड्यूल्ड प्रोग्राम के अंदर डाल देना चाहिए। यू शुड विजिट योर फिजिशियन रैंडमली विदाउट एनी प्रीवियस माइंड सेट। बस उनको ये बोलना चाहिए कि डॉक्टर साहब मैं इस 45 ईयर्स का हूं, नाउ आई जस्ट वांट टू शेयर माय सिम्टम्स, मेरी लाइफ स्टाइल में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, और मैं ऐसा चाहता हूं कि आप कुछ ऐसे टेस्ट मेरे को बताएं कि जिससे मुझे ये पता चले कि एटलीस्ट माय हार्ट इज वर्किंग प्रॉपरली। व्हाट आर दैट टेस्ट? आपको अपना शुगर लेवल देखना चाहिए, आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल देखना चाहिए, आपको जो है अपने किडनी का फंक्शंस देख लेना चाहिए, एक बार लिवर फंक्शंस आपको एक बार देख लेना चाहिए। ये तो एक जनरल टेस्ट है जो आपके बीपी चेक करा लेना चाहिए। ये आपके अंदर ये बताएगा कि भाई आपकी 45 साल के एज में आपकी बॉडी किस तरफ आपको लेके जा रही है। आप इस रिस्क फैक्टर के साथ चल रहे हो अभी, रिस्क फैक्टर अभी आपको बस ये बात बता रहे हैं कि नाउ इन अनदर 3-4 ईयर यू विल एंड अप इनटू द रिस्क प्रोफाइल। अब नाउ यू देयर इज टू आउटकम्स, या तो आपके अंदर अभी रिस्क फैक्टर डेवलप हो रहे हैं या फिर आपके अंदर ये सारे रिस्क फैक्टर आ चुके हैं। दिस इज द स्टेज 1। अब अगर ये सारे रिस्क फैक्टर आ गए हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि नाउ मैं एक सीढ़ी और चढ़ चुका हूं ऊपर। तो व्हाट आर द टेस्ट जिससे हम कार्डियक प्रॉब्लम को असेस कर सकते? द बेसिक टेस्ट इज ईसीजी। समटाइम्स कुछ लोगों को कुछ भी ऐसे सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट उनके ईसीजी में कुछ ऐसे चेंजेस रहते हैं जो कई बार डॉक्टर्स को इंडिकेट करते हैं कि यार देयर इज समथिंग फिशी, या इनको ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सी दुर्घटनाएं बिना किसी सिम्टम्स के भी आती हैं, बट वो लोग उन चीजों से बच जाते हैं जो कभी वंस इन अ वाइल या वंस इन अ ईयर वो डॉक्टर के पास जाके अपना एक रूटीन चेकअप के लिए बोलते हैं। तो ईसीजी एक ऐसी चीज है कि जिससे बहुत सी प्रॉब्लम्स को शुरुआती दौर में हम पकड़ सकते हैं। नंबर 2 टेस्ट इज अ ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल इज द जनरल टर्म, आजकल फैशन भी है यूथ में कि दे डू द कार्डियक एक्सरसाइज एट ट्रेडमिल। राइट। तो द वहां पे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये है आजकल ऑब्जर्वेशन की, लोगों को ट्रेडमिल में डेथ हो जाती है, या लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज करता था, मेरे को सडन कार्डियक अरेस्ट कैसे हो गया इस पेशेंट को ऐसे करके। तो देन मेरा पॉइंट ये है कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू करें तो आप डॉक्टर के सुपरविजन में एक बार ट्रेडमिल टेस्ट जरूर करा लें। वाई? क्योंकि जो आप ट्रेडमिल करते हो वो ईसीजी के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है। वी नेवर नो कि जब आप उस ट्रेडमिल को कर रहे हो तो आपका हार्ट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। इट इज योर सुपरफिशियल परसेप्शन कि यार मैं तो 9 मिनट 10 मिनट मैंने ट्रेडमिल कर लिया। तो you should have a treadmill test with the supervision of doctor if you are going to join a gym or anything, or any normal patient who want to know कि मेरा हार्ट कैसे काम कर रहा है। ट्रेडमिल का कॉन्सेप्ट है कि जब आप दौड़ते हो, जब आप चलते हो, जब आप अपने शरीर पे लोड डालते हो तो आपके हार्ट में क्या चेंजेस आते हैं। दैट चेंजेस रिफ्लेक्ट्स बाय द ईसीजी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडमिल टेस्ट। वो आपको बता देगा कि जब आप अपनी ठीक ठाक से फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका ईसीजी नॉर्मल रहता है, दैट इज फेयर इनफ, यू आर
at this point of time you don't have any cardiac problem apparently. And third one is the echo. echo एक ऐसा टेस्ट है, इट इज अ लाइक, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो जैसे हम पेट में अल्ट्रासाउंड करते हैं, हमें पेट की सारी चीजें पता चल जाती हैं, ऐसे हार्ट का अल्ट्रासाउंड इज नोन एज इकोकार्डियोग्राफी. इकोकार्डियोग्राफी आपके हार्ट की पंपिंग बता देता है, आपके हार्ट के वेल्व के स्टेटस बता देता है, आपके हार्ट की मसल्स की थिकनेस बता देता है. तो कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कभी आपको पहले से चल रही हो, कई ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो बाई बर्थ होते हैं, लोगों को पता नहीं रहते, कई सारी चीजें होती हैं जो बड़ी स्लोली बॉडी में प्रोग्रेस करती हैं, वो भी पता चल सकती है. तो ये ऐसे 3 टेस्ट है, ईसीजी एंड इको एंड टीएमटी, जो साल में एक बार अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके जरूर करवा लेना चाहिए, सो दैट यू कैन हैव योर बेस लाइन टेस्ट, कि आपको पता हो कि मेरे बॉडी में ये सारे फंक्शनिंग जो हैं वो ठीक हैं कि नहीं. एंड अगेन यू शुड डिस्कस योर सिम्टम्स एटलीस्ट वंस इन अ ईयर. जब आपको कुछ भी नहीं लग रहा है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, आप अपने कपड़े बदल सकते हो, आप अपने मोबाइल बदल सकते हो, आप उसका कवर बदल सकते हो, तो आप अपनी बॉडी में एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हो. दैट वाई आई परसीव एंड माई मैसेज टू एवरीबडी दैट कि जब आपकी एक उम्र हो जाती है तो आपके अंदर बीमारी आना तय है. कौन सा व्यक्ति उस चीज को कितनी जल्दी असेस करता है और कितनी जल्दी वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके इसको रोक सकता है, दैट इज द होल टास्क. इट वाज न्यू फॉर मी एज वेल टू कि कैसे पूरा एक लाइफस्टाइल आपने बताया कि एक सर्टेन एज के बाद में आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप कर सकते हो. और मैं आपकी एक और बात से एग्री करूंगा कि लाइक मोबाइल कवर ये सब आप चेंज कर सकते हो. सेम एज कि अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपके कार के अंदर आपको पता लग जाता है कि आपके टायर या फिर आपकी गाड़ी का क्या स्कोर है, राइट, ये कितना क्वालिटी स्कोर है, आपको बैटरी परसेंटेज पता लग जाता है. सेम गोज विद योर बॉडी एज वेल. एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका हार्ट कितना हेल्दी है, राइट. जैसे आपने बोला वो ट्रेडमिल वाला, इट इज समथिंग दैट इज न्यू बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी अपकमिंग जनरेशन, और वो जनरेशन जिसके साथ जिसकी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो चुकी है, राइट. सो एग्री ऑन दिस पॉइंट. Perfectly. You just you consolidate the my thing is perfectly. You just consolidate कि यही है. You have to understand कि आपके हाथ में आईफोन तभी अच्छा लगेगा जब आपका हार्ट भी उतना ही हेल्दी है. तो बिल्कुल you have to consider both the things. Yes. बिल्कुल सर. सो इसी के साथ में इस पूरे पॉडकास्ट का एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट हम स्टार्ट करते हैं विच इज रैपिड फायर राउंड. सो आई विल आस्क यू ए क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे और वहां पे आपको जो अपना आंसर है वो एक वर्ड या फ्रेज में देना है बहुत जल्दी जल्दी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो वाली चाय या फिर ब्लैक कॉफी, ताकि दिल की सेहत के लिए कौन ज्यादा खतरनाक है? This is black coffee. ओके, सो ये ज्यादा खराब है या सर सेहतमंद के लिए मतलब ठीक है ये थोड़ा? ज्यादा सेहतमंद है. Why? अच्छा, Because we have to cut your carb. You have to cut your sugar at any point of time. You have to understand that if you are taking a full milk cream with tea and malai and chini, that is again going to harm and raise your cholesterol level. So better to make this to your friend. cool sir. I think that's something that people can adapt easily and make their heart healthy, right? ऐसा कुछ नहीं कि Yeah. रोज उठ के सुबह दवाई, ये बस एक लाइफस्टाइल चेंज है. सेम सर, ऐसा खाना जो दिल की सेहत के लिए आप अवॉइड करते हैं? Again, McDonald. My answer is simple. फास्ट Any फूड. fast food, deep fried food, reusable oil, you should avoid. Agree sir. This is something that is very interesting. Like Indian people know for their filmy things, right? For Bollywood and all of this stuff. So I just want to ask कि एक फिल्मी डायलॉग जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट के प्रोफेशन को सही तरीके से दर्शाता है सर. दिल तो बच्चा है जी. I would say like this. Dil is like a child. You have to take care like a child. It is very fragile and you have to take care. It is the most important part of your body. एग्री सर. सो सर, एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, राइट, सो आपने जैसे अर्लियर एक चीज मेंशन करी थी, राइट, कि सुबह उठ के एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स आपको वॉक करनी चाहिए, राइट.
to keep your heart healthy, to keep you healthy. At least it's a basic thing, right? So I just want to know कि ऐसी कौन सी और बेसिक चीजें हैं, या फिर ऐसा कौन सा इन द एंडिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप मेंशन करना चाहते हैं, जो कि एक जनरल प्रैक्टिशनर ऑल्सो अपने लोगों पेशेंट्स को बता सकता है. एट द सेम टाइम वो पेशेंट्स के लिए आपके क्या व्यूज हैं कि ये चीजें आपको करनी चाहिए, दैट विल इजी टू मेक, बट या इट्स ए लॉन्ग टर्म थिंग, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो एक शो करेगा. देखिए, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखो, हम लोग डॉक्टर इस बात पे तो बहुत फोकस करते हैं कि चीजों को ट्रीट कैसे किया जाए, बट द प्रॉब्लम इज, अगर इसको हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें या हम एज अ पॉलिसी देखें इसको, वी ऑल नो दैट कि कार्डियक प्रॉब्लम जो है ना बहुत तेजी से बढ़ रही है. बट अनफॉर्चुनेटली जो पार्ट क्या है, इट इज आई विल अगेन रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू फ्रेम अ प्रेसाइज प्रोग्राम फॉर देयर सिटीजन. कि ना, एक टर्म होता है, इसको कहते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन. प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, उस समय से ही हम उनके एकेडमिक करिकुलम में, उनके घर के करिकुलम में इस तरीके की चीजों को प्रोड्यूस करें, सो दैट कि जब वो बच्चा 40 साल का एक मैच्योर व्यक्ति बन जाए, तो वो उसकी बॉडी हैबिट में आ जाए कि उसको खाना कैसे है, उसको क्या तरीके से खाना है, उसकी मेंटल वेलबींग कैसे अच्छी होनी चाहिए, खाने की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उस खाने की क्वालिटी में कंटेंट्स क्या होने चाहिए, ताकि उसको आगे ब्लड प्रेशर ना डेवलप हो, उसको आगे शुगर डेवलप ना हो, उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या क्या प्रोग्राम होना चाहिए. गवर्नमेंट एंड डॉक्टर एंड एवरीबडी रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द सोसाइटी ये सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम को बचाना जरूरी है, प्रॉब्लम का इवॉल्व होना जरूरी, इसको रोकना जरूरी है, प्रॉब्लम को ट्रीट करना ये एक इसका केवल पार्ट है. हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि 100 पेशेंट के ऊपर एक डॉक्टर को ट्रीट करना पड़े. रादर देन वी शुड फोकस कि वो 100 पेशेंट में से केवल 50% डेवलप हो, और वो 50 जो डेवलप हो रहे हैं वो डेवलप होने से पहले ही उस चीज को समझ जाए. तो वी शुड ऑर्गेनाइज द हेल्थ प्रोग्राम्स और स्कूल प्रोग्राम्स में इसको डालना चाहिए कि हम कैसे, किस तरीके से जो है हम हार्ट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं. और उसका यही तरीका है कि हम अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, हम अपने आप को इतना वर्कोहॉलिक ना करें कि हमारे ऊपर स्ट्रेस लेवल हमारी फिजिकल नीड के ऊपर निकल जाए. हम अपने खाने पीने की चीजों को समझें. हमारे जो बच्चे जो स्कूल में टिफिन ले जाते हैं, उसके कंटेंट्स क्या वो लेके आ रहे हैं, उसको जाने कि भाई बाहर के फास्ट फूड का क्या इम्पैक्ट आगे चल के जो है वो अगले 10 साल बाद हमारी लाइफ पे पड़ने वाला है. हमारी फिजिकल ट्रेनिंग जो एक स्कूल का इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए. सेकेंडली, हम जब बड़े हो जाते हैं तो जो जो एक्चुअली इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, नौकरियां कम है, तो हम लोग के अंदर जो इंडिया का जो यू कैन से लाइक जॉब प्रोग्राम है, इट इज मच स्ट्रेसफुल. एवरीबडी इज चेजिंग बिहाइंड द टारगेट कि जो है मेरे को अभी ये करूंगा तो मेरे को प्रमोशन मिल जाएगा, प्रमोशन मिलने के बाद मेरे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चली आई, अब जब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करूंगा तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, या फिर मैं और अच्छी लाइफ स्टाइल में चला जाऊंगा. एक्चुअली इट्स अ मिथ. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ मिथ, बिकॉज वी आर कॉस्टिंग आवर हेल्थ टू अचीविंग दीज टारगेट्स. सो अगर मैं सजेस्ट करूं कि हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस कितना अच्छा हो सकता है. हम प्रमोशन कम लें, लेकिन हम मेंटली हेल्दी रहें. दैट इज मच इंपॉर्टेंट, और ऐसा ही प्रोसेस में भी होना चाहिए. सो दैट मुझे लगता है कि हम बहुत पेशेंट्स के नंबर्स में कम कर सकते हैं. उनको अगर इस चीज की अवेयरनेस होगी कि मेरा हेल्थ प्रायोरिटी है, तो वो डॉक्टर्स के पास भी कम जाएंगे. और अगेन, डॉक्टर्स को मेरा ये कहना है, जितने भी जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, कि आप अपने हर पेशेंट के रिस्क प्रोफाइल पे काम करें. इफ यू आर कैटरिंग हाई रिस्क पेशेंट्स विद द मल्टीपल डिजीजेस, दैट पेशेंट एनी टाइम कैन कम विद द कार्डियक प्रॉब्लम. यू हैव टू एड्रेस केयरफुली, और एटलीस्ट घर अपने जनरल प्रैक्टिशनर्स को ईसीजी, उसका इंटरप्रिटेशन समझना, पेशेंट के सिम्टम समझना, इस सब चीजों में लगातार अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट करते रहना चाहिए. और
जो भी पेशेंट अगर इस तरीके की जो मैंने आपको डिस्क्राइब की इमरजेंसी लेके आते हैं, उनको सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाना, इट इज विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। बिकॉज कि हमें पता है कि बहुत से पेशेंट हार्ट अटैक के आते हैं, उनको इतना लेट हो चुका होता है, उनकी हार्ट की मसल्स डैमेज हो चुकी होती हैं कि हम सब कुछ मेहनत करके भी उन्हें नहीं बचा सकते। तो बाद में पेशेंट को तो पछतावा होता ही है, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर हमें भी पछतावा होता है कि शायद ये सिम्टम्स पहले पकड़ लेते, शायद ये पहले आ चुके होते, तो आज इस कंडीशन को हम पहले से बेहतर कर सकते थे। तो टाइमली अवेयरनेस, टाइमली रेफर करना डॉक्टरों का, टाइमली स्क्रीन करना, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। एग्री सर। और मैं मतलब इस बात से आपकी बहुत सहमत हूँ, जिस जैसा आपने बताया कि ये करिकुलम में ऐड होना चाहिए, जो ये सब जो कॉमन चीजें हैं। आई थिंक किसी भी देश को, जो आपका मतलब जो एंड पॉइंट था वो ये था कि किसी भी देश को उसका युवा रिप्रेजेंट करता है, राइट? सो वो यूथ एक स्ट्रांग निकल के आएगा, इंफॉर्मेटिव निकल के आएगा, अदर देन कि सिर्फ गेमिंग के अंदर लगा हुआ है, राइट? सो वो एक स्ट्रांग नेशन को प्रेजेंट करता है। और इस थॉट के साथ में सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव चीजें शेयर करी जो पेशेंट, जनरल प्रैक्टिशनर, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और आई थिंक जो उनका लॉन्ग टर्म जो लाइफ गोल्स हैं उनको अचीव करने में भी उनको हेल्पफुल होगी कि मेक योर वेल्थ बट ऑल्सो मेक योर हेल्थ, सो दैट वो दोनों चीजें वो सिंक्रोनाइज में चल पाए सर। सो सर, थैंक यू सो मच। सो वही मैं कहना चाहूंगा कि मेक योर वेल्थ बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। राइट। सो राइट। दिस इज ऑल, एंड बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट को लोग एंजॉय करेंगे, सुनेंगे, और जो इसका पर्पस है एक्चुअली, कि लोग अपनी चीजें, अपनी सोचने के तरीके चेंज करें, और अगर हम इसमें से थोड़ा भी कुछ कर पाए तो वी विल बी ग्रेटफुल। थैंक